न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर इंदिरा गांधी शासकीय गवर्नमेंट मेवा हॉस्पिटल पर एक बार सवालों के घेरे। समाज को महिलाएं चलाती हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रही भागीदारी। महिला संवाद कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। बिजली चोरी मामले में सपा सांसद वर्ग को कोर्ट से राहत। तो खबरें विस्तार से। नागपुर इंदिरा गांधी शासकीय गवर्नमेंट मेवा हॉस्पिटल फिर एक बार सवालों के घेरे में। नागपुर शहर का बहुत चर्चित, हमेशा सवालों के घेरे में रहने वाला हॉस्पिटल इंदिरा गांधी शासकीय गवर्नमेंट मेवा हॉस्पिटल फिर एक बार MSF सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी और दादागिरी से आया सवालों के घेरे में। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात 9 बजे के करीब जब एक भाई अपनी बहन जो कैंसर पेशेंट का रिलेटिव यानी उसका बड़ा भाई सुरेंद्र सिंह कश्यप अपनी बहन का टिफिन 41 नंबर वार्ड में जा रहा था अपनी पत्नी के साथ की वहां के MSF सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट पर से बाहर हाथ पकड़कर जोरों से खींचा और बाहर के गेट से ही निकाला और कहा कि तू दारू पिया हुआ है और अंदर नहीं जाएगा। जबकि सुरेंद्र सिंह कश्यप ने दारू नहीं पिया था और ना ही उसने आज तक जिंदगी में कभी दारू को हाथ भी लगाया। सुरेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि मैं आज तक सुपारी को भी हाथ नहीं लगाया हूं। तो फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने सुरेंद्र सिंह कश्यप की बात भी नहीं मानी और जरा भी नहीं सुना और सुरेंद्र कश्यप के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी और बहसबाजी शुरू कर दी। सुरेंद्र कश्यप ने वहां से बाहर हटकर संबंधित पत्रकार से संपर्क किया और पत्रकार को बुलाया तो वहां के MSF के गार्ड और सुपरवाइजर ने वे पत्रकार से बातचीत नहीं की और बदतमीजी और बहसबाजी शुरू की, दुर्व्यवहार करना शुरू किया और सुपरवाइजर ने कहा कि जो नितिन गडकरी को बताओ या देवेंद्र फडणवीस को बताओ, मैं किसी से भी नहीं डरता। इतना ही नहीं बल्कि जानकारी के अनुसार मेवा हॉस्पिटल के MSF सिक्योरिटी गार्ड की दादागिरी और गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि वह अपने आप को पुलिस विभाग की अथॉरिटी का दर्जा समझ रहे हैं, जिससे पेशेंट और उनकी रिलेटिव बहुत तकलीफ और मुसीबत और परेशानी का सामना उठाया करते हैं और पेशेंट और उनके रिलेटिव ने साफ कह दिया है कि अब सरकारी अस्पताल से भी हमें उम्मीद की लगन खत्म हो गई है। शासकीय मेवा हॉस्पिटल से नागरिकों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि वह उम्मीद की किरण अब नागरिकों के दिलों से मर चुकी है। MSF सिक्योरिटी गार्ड की दादागिरी और गुंडागर्दी की वजह से अब देखना यह है कि प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करती है। उसके दिल को ठेस गले में आकर डालने का फिर आने का दिल को ठेस नहीं पहुंचना। हमारे व्यवहार बहुत अच्छा है, मिलने का टाइम 4 बजे है, मजबूर मिलने देते हैं। हमारे को भी समझते हैं कि पेशेंट को मिलने के लिए एक बार आए बार-बार। अभी ये बंदे की बात ले लो ना यार, काय को इतना दूर जा रहा है। वो कभी दारू पीता नहीं, तो बोले दारू पीता तो बाहर हो जाता, हाथ पकड़ के बाहर का तरीका भी करना था। तब वो साथ में थे, यहाँ पे थे जब करना था। किसी को पहचान अभी सीट चोर दारू पी के मैं पीता हूँ क्या? अभी आप बोलोगे मैं पीता हूँ लेकिन मैं दारू पीता हूँ। ये आदमी पीता क्या? फिर वो मैंने जब उसके लिए फिर एक मशीन रखना पड़ेगा। मेरा मेडिकल करा तो जाओ ना वो डीन सर के ऑफिस में बता देने का। इसके लिए एक मशीन रखना पड़ेगा आपको। कोई दारू पिया हुआ है कि उसको चेक करो, बता देने का डीन सर के जो प्रॉब्लम है ना डीन सर को बता देना। इनको जो जवान ने बोला उस समय अगर से वो भी रहते ना तो बात किधर हो चलेगा ना। बोलते अभी चलेगा ना, वो ड्यूटी चेंज हो गई बोलते वो शिफ्ट में करना चाहिए। दो तरफ से लाना था, जो करना था शिफ्ट में अपन बोले कि मैं ईमानदार हूं, मैं देखो कोई गलती इनकी तरफ से तो कोई जवान ने इसने एक्शन लिया। मैंने यहां पे बुलाऊंगा, वो आ गया उनसे बात कर ले। क्या बोल रहे हैं? क्यों लड़ाई? गलती भी है, लड़ाई हमारा लड़ाई का काम नहीं रहता, हम कानून से काम करते हैं। जो भी काम रहता हमारा कानून का रहता, संविधान के दायरे में काम करते हैं। हाँ कंटिन्यू, हमारा लड़ाई का काम नहीं रहता। हम वो बदमाश लोग नहीं है, हम कानून कायदे से बात। पब्लिक को तुम्हारे को बहुत परेशानी होगी। तुम और पत्रकार को लेके आओगे, तुम बोलोगे हम जाने नहीं देते, बोलोगे कर सकते, पता है क्या? तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अरे कर लेंगे बर्दाश्त, हम एक आदमी एक बात पे जाएगा, करेंगे बिल्कुल करेंगे, रोड से चलेंगे। बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हारी, हम रोड सब सर आप है क्या चलेंगे हम। इनको सर को बुलाया क्या आपने? हाँ यही सुपरवाइजर है इनके। सर ये जो यहाँ आने जाने वाले हैं ना, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी क्या करें आपको? इन्होंने आपको क्या करेगा? पकड़ हम आप दे हमको, चलो नीचे उतरो, चलो क्या उसे कर रहे थे? बात तो सुनो, सुनेगा नहीं, सुनेगा पकड़ लेगा नहीं सर। अरे तो हमारी बात तो सुनो, क्या प्रॉब्लम है? आप पकड़ देंगे मेरे को, प्रॉब्लम क्या है वो तो सुनो। सुनना पड़ेगा, पब्लिक सर्वेंट है, तुम पब्लिक सर्वेंट है, सुनना पड़ेगा तुमको। अभी तो सुनेगा हमको। हम क्या बोलने आए? तुम्हारे गार्ड ने दुर्व्यवहार किया, उसे करेगा इधर। हम मेरे को भी नहीं करेगा, ठीक है? एक मिनट मेरे को बात करना दो, मेरे को बात करना दो, एक मिनट में बात करना।
हम यहाँ काय के लिए आए, ये आपका काम है सुनना। सुनिए ना सर, क्यों जा रहे हैं सर आप? अरे सुनिए ना, पहले मेरी बात तो सुनिए कि क्या प्रॉब्लम है। अरे आप जनता की सेवा कर रहे हैं ना सर, आप जनता की बोलो, मेरे को मत बोलो। अरे सर आप जनता की सेवा कर रहे हैं, क्यों करूँ? अरे आप इनके इंचार्ज है कि नहीं है? आप इनके इंचार्ज है नहीं है? आप इंचार्ज है कि नहीं है? मैं इंचार्ज है इनका, मैं इनका हॉस्पिटल की इंचार्ज है मैं। अरे हाँ इनकी तो बात हम कर रहे हैं। अरे सर हम इनकी बात कर रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम तो सुनिए आप। मैं पत्रकार हूँ, मैं आपसे बात करने का अधिकार रख सकता हूँ, आम नागरिक नहीं रख सकता। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये है, इनके पास पास नहीं कर सकते, इनके पेशेंट अकेला है। नहीं आप बताइए थोड़ा। वीडियो मत बनाओ सर, वीडियो मत बनाओ, बात करने दो। मेरी ये बताइए, आप सुन नहीं रहे हमारी बात को और आप बोलते कि यहाँ से जाओ, ये कोई तरीका थोड़ी होता सर। ये हॉस्पिटल है, इतना गंदे का फसाद करेगा नहीं, मैं आपको केस डाल दूंगा मैं। अरे हम दंगे फसाद करने कहाँ हैं? मैं 112 बोल रहा हूँ। बुलाइए 112 को, लगा लीजिए फोन, लगाओ फोन 112, बुलाओ पुलिस को, बुला लो आप, लगाओ 112 को सर, 112 पे फोन लगा लो आप। आदमी ने 112 पे फोन लगाया, पुलिस बुलाओ। हम बात करने के लिए आपसे आए हैं और आप ऐसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सही में यहाँ पे दुर्व्यवहार होता है। यही काम है, काम नहीं काम को मेरे को, अरे हमारी बात तो सुनो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये बंदा अंदर जा रहा था, एक लेडीज और जेंट्स ने, आपके आदमी ने इसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया और बोले कि तू दारू पीता, जबकि ये दारू नहीं पीता कभी। अब बताओ इसके लिए आप क्या करना? काम है, हमारे को शंका हो गई तो पूछ सकते हैं, दारू पिया नहीं। बताओ, तुम पूछ सकते हैं, मेरा तुम्हारे को राइट है मेरा हाथ पकड़ खींचने का। हमको करना ही पड़ेगा। अरे वो दारू कभी पीता ही नहीं है, आप बोल रहे हो उसको दारू पीता है। दारू पिया है, ये कोई तरीका होता है क्या सर? वही टाइम बोलेगा, अभी क्यों बोला फिर? वही टाइम बोलेगा, अभी क्यों बोला? अभी की तो बात है ना, अभी की तो बात है ना। कितने बजे की बात है? कितने बजे की बात है? 2 जन मत छोड़ो, एक को छोड़ो, तुम्हारे दो शिफ्ट में थे, वो शिफ्ट छोड़ो। कितने बजे की बात है? पहले की बात है, 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 बजे शिफ्ट चेंज होती है यहाँ पे। नहीं वो तो मान्य कर रहे हैं ना हम कि भाई शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। हमारे ऊपर आपने उनको बुलाया, उनको बुलाया तो वो तो बात कर ही नहीं हमने। ये कौन से अधिकारी है? तो एटीट्यूड बता रहे हो, इतना एटीट्यूड बता रहे हो। मशीन जो लाना है आपकी, जो ही प्रॉब्लम वो तो हम बात कर लेंगे जी, उसका छोड़ दो, हमको कहाँ बात करना है, क्या करना है वो कर लेंगे। वो आपके अधिकारी कहाँ गए? उनका नंबर क्या है? ठीक है, वो बैठे। बोलिए सर, क्या करना है फिर इनका? कुछ क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इसमें? चेंजिंग क्या कर सकते हैं? क्या करूँ? वही पूछ रहा ना, क्या चेंजिंग कर सकते हैं? साहब आए, साहब से बात करो। तो आप कौन है? वैसे आपने ये फिर आपको बुलाया किसने है? हमारे जो ड्यूटी इंचार्ज है वो इनको बुलाया? अभी के जो नाइट के ड्यूटी इंचार्ज है, यहाँ पे 3 इंचार्ज है। मेरे को एक बताओ, किसी से बात तो बढ़तेली खबर क्यों? समाज को महिलाएं चलाती है लेकिन उन्हें नहीं मिल रही भागीदारी। महिला संवाद कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को गया जिले के कंडी नवादा स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज की असली रीढ़ महिलाएं हैं, लेकिन उन्हें देश के सिस्टम में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि यह बदले, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उन्हें पूरा हक मिले। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। जैसे कि मतलब
हम सभी के बीच में हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे नेता राहुल गांधी जी उपस्थित है। बिहार की धरती पे पूरी बिहार की महिला की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो महिलाएं बैठी हैं, वो समाज से आती हैं जिसके पास अपनी एक अलग संघर्ष है, अपनी लड़ाई है। इनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं और वो गरीब तबके से आती हैं जो कि आपको अपनी संघर्ष की कहानी बताना चाहती हैं। ये जो भी अभी बातचीत होगी उसमें भले ही 5 से 6 महिलाएं अपनी बातचीत रखेंगी, वो जुबान 5-6 महिलाओं की होगी, लेकिन यकीन मानिए वो जो पूरी कहानी होगी ना, पूरे बिहार की महिला की वो कहानी होगी, वो जो महिलाएं यहाँ से साझा करेंगी। मैं अब स्टेज पे सर, साथी, दोस्त राहुल जी आपको बुलाना चाहूँगी और रामरती जी से ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वो अपनी कहानी हमारे साथी, हमारे दोस्त को बताएं। कैसे बोले? मेरा नाम है रामारती, हम आए हैं पुनपुन से, मेरा गांव बनता है पमार। और हम लोग बहुत कष्ट करके हम लोग ये बैंड सीखे हैं। हम लोग के घर में नहीं जाने देते थे बैंड सीखने के लिए। हम लोग ये वाला बजाने वाला दबका के लेके जाते थे सीखने के लिए। तो सब कहता था बैंड लेके निकलते थे ना, तो कहते थे ना कि निकल गया खाने मांगने वाला, जे खाना मांगेगा, भीख मांगेगा। जे हंसता था, गांव के लोग ताना मारता था हम लोग के। तो हम लोग 16 आदमी हम लोग जुटे थे इसमें। तो जुटे थे 16 आदमी हम लोग इसमें। तो बाकी आपको नहीं बढ़िया लगा तो हट गए। हम लोग के हम कहें कि हम संपर्क ले लिए कि हम ये करेंगे तो बजावेंगे तो बजावेंगे। तो हम लोग के इसमें तो 11 है। हाँ 11 को हैं भैया। अब हट गए सब, नहीं बढ़िया लगा। हाँ पहले 16 हाँ 16 थे तो हट गए सब। क्या करती है वो लोग मजदूरी करते हैं खेती में। तो हम लोग कहें कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम बाजा बजाएंगे तो बजाएंगे। हम लोग के जब ट्रेनिंग होने वाला था तो उसमें घर 16 आदमी थे। दीदी से हम पूछे, पहले दीदी ले गए नारी गुंजन के सुधा वर्गी से हैं, जो स्कूल खोला मेरा गांव ने, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग बच्चों के नहीं जाने देते थे। हम कहें कि दीदी कोई फायदा के लिए आए हैं, हमको ही आता है हमको गांव में घूम के चल जाता है, कहता है कि हाउ न हाउ करेंगे। तो हम लोग कहें कि नहीं जाएंगे। तो फिर बच्चों को नाम लिखे दीदी, तो पढ़ने लगे मेरा बच्चा लोग नारी गुंजन में। तो हम लोग के महीना में तो हफ्ता में एक मीटिंग रखता था। तो जब हम लोग मीटिंग जाने लगे तो हम लोग का पति मना करता था कि नहीं जाओ मीटिंग में। तो हम कहे कि नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे मीटिंग में। सब बहुत बढ़िया बढ़िया दीदी बात सुनाते हैं, हम लोग को समझाती है। तो ये आपने शुरू कैसे किया? नारी गुंजन स्कूल खुला ना, जिससे हम लोग शुरू किए। दीदी खोलो। कितने साल हो गए? हो गया 5 साल हो गया भैया। मैंने हम लोग के 3 साल तो ट्रेनिंग हो गया करने के लिए। 3 साल? 3 साल ट्रेनिंग? हाँ 3 साल ट्रेनिंग हम लोग किए हैं। 2 साल आप एक साथ ट्रेनिंग करी? हाँ 1 साल ट्रेनिंग किए हैं साथ सब कोई, सब मिल के हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। क्या आपकी दोस्त थी क्या, मतलब ये जान पहचान थी? हाँ सब हम लोग एक जगह के हैं, एक गांव के हैं। गांव के हो? हाँ एक गांव के दोस्त हम लोग एक बात में रहते हैं। तो ये किसका आइडिया था? मतलब पहले सबसे पहले किसने सोचा? हम लोग सोचे खुद दी भैया। नहीं आप सोचे या नहीं, सब महिला मिल के सोचे। हाँ सब महिला मिल के सोचे। और क्या आइडिया? हाँ और इसके पीछे सोच क्या थी, ये क्यों करना चाहती थी आप? हम लोग पूरा बात सुनिए पहले तब बताएंगे। जब हम लोग गए ना नारी गुंजन मीटिंग में जाते थे ना, तो हमको दीदी हम लोग को मीटिंग में ले गए गांधी मैदान कछुआ घर जहाँ। तो वहाँ एक बैंड आया है सरगम बैंड, तो बजने लगा। तो हम कहे दीदी को कि दीदी हम लोग काहे नहीं सब बन सकते हैं? तो कहे कि बन जाएगी, महिला इकट्ठा कर लेगी आप? तो हम कहले कि हाँ हम कर लेंगे दीदी।
ताकि कर लेगी तो करो। तो हम महिला के बंद अथी करें। और दीदी भी कॉल किए कि दीदी हमको एगो मास्टर बैठा दीजिए सिखाने के लिए। तो दीदी हम लोग को मास्टर बैठा दिए। हम लोग अपना रूम का किराया भाड़ा हम लोग दिए। मैंने एक टाइम सीखते थे, एक टाइम हम लोग काम करते थे खेत में काम करके हम लोग सीखते थे। हम लोग 3 महीना ट्रेनिंग किए। और पहला हम लोग के बुलावा गया हुआ खगौल ने। तो वह हम लोग के सीखे आइडिया हम लोग के पूछे पहले दीदी से। था हम लोग कहा कि तो आइडिया आप लोग के है सीखने के लिए। तो कहे कि हाँ, ताकि भागेगा नहीं ना। नहीं भागेंगे दीदी। देखो भैया हम लोग गरीब किसान का मजदूर का हम लोग मांझी जिस समुदाय के हम लोग महिलाएं हैं। हम लोग बच्चा के नहीं जानते थे पढ़ाने लिखाने के लिए, और ना हम समझते थे कि कोई मीटिंग का हाल जानते थे। हम लोग इतना हो गया एक्टिव कि हम लोग बाल बच्चा की बढ़िया से BA तक इंटर तक कर दिए। हम लोग 4-5 बाल बच्चा है, सबको पढ़ा लिखाए। हम लोग इतना हिम्मत घर से दिखाए। हम लोग के कहना है कि हम लोग के आओ कोई सरकार हेल्प कर दीजिए कि हम आओ आगे बढ़े। ये आपकी जो यूनिफॉर्म है, ये वर्दी है, ये आपने चुनी है? नहीं, दीदी ने बैठाए हैं वर्दी। अच्छा, देने के लिए हम लोग का ड्रेस दीदी बैठा देते हैं कहूँ कहूँ जाने के लिए। अब हम खुद लिए हैं। आप बैंडो हम लोग खुद बना दिए हैं, बजा बजा के जने तेरे शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, कोई विधायक आता है जहाँ भी जाते हैं। आप कहूँ कहूँ मंदिर में होता है ना, कलसा उठता है, जहाँ भी जाते हैं। चारों पट्टी हम लोग जाते हैं तो पैसा कमाते हैं, तो बच्चों को फीस भरते हैं। और घर में खेती में काम कर लेते हैं, धान रबी सब काट लेते हैं। आपके बच्चे कितने बड़े? मेरा बच्चा तो 18 साल के है। क्या करता है? पढ़ाई कर रहा है या? हाँ, पढ़ रहा है भैया। रोजगार मिलेगा पढ़ाई करने के बाद? सरकार से तो उम्मीद है कि हम लोग के बच्चा के नौकरी लगा दीजिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, तो कोशिश करेगा तो जरूर लग जाएगा। नहीं, क्योंकि ऐसे भी काफी बच्चे हैं जो डिग्री पा लेते हैं मगर रोजगार नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है। हमको बेटी खुद इंटर करके घर है, इंटर्नशिप कर ले। हम दो बच्चे के पढ़ाई ले हैं भैया। एगो बच्चा भी आगा पर देगा मैट्रिक की परीक्षा, वो 15 साल के है। हम लोग के बच्चा ये नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं, हम लोग सब मेहनत करके बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं। अब पहले से बहुत साफ सुथरा भी रख रहे हैं। हम लोग इसके मायने नहीं रखते थे कि क्या होगा नहीं होगा। बाकी अब घर से निकल गए तो बहुत समझ गए भैया हम लोग। और आप ये ड्रम चलाते हो, सब की सब ड्रम चलाती हो? हाँ, जहाँ बुलाहट रहती है जहाँ हम लोग जाते हैं। ये बड़ी सीरियस लग रही है? हाँ? हम लोग से बड़ी है भैया, हम लोग से बड़ी बहुत बड़ी है। हम लोग अथी थे तो वो बड़ी हम लोग के गोतनी है। अच्छा। तो कितने दूर दूर जाती हैं आप बाजा बजा? बहुत दूर दूर गए हैं भैया। कितना जाती हैं? गुजरात के बाहर गई हैं? हाँ, गुजरात गए हैं हम लोग। गुजरात गए हैं और गया में 3-4 जगह, सोनपुर गए हैं, हाजीपुर गए हैं, पटना में गए हैं, दानापुर गए हैं, दिल्ली में नहीं गए हैं। गुजरात गई और कोई प्रदेश में गई? नहीं, गुजरात खाली गए थे। कैसा लगा गुजरात? बहुत अच्छा लगा। गांधी जी का जहाँ आश्रम था, जहाँ हम लोग चारों पट्टी घूमे। साबरमती कहता था कि अरे इस गांव समाज के सबके नाक कटवा देगी, नहीं जाने हम लोग के देता था, घर से नहीं निकलने देता था। और कहता था कि अपन घर के तो नाक कटवावे करती, हम गाँव समाज के नाक कटवा देते। सब कोई माना करता था बहुत, झोला ने दबका दबका के हम लोग ले जाते थे और सीखते। ये जो योजना है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हर महीने 2500 रुपए, इसके बारे में क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि जो गरीब है महिला, वो अपना घर बढ़िया से चला सकती है। तो क्या करेंगी आप इस पैसे से? इससे पैसे अगर आपको ये मिले तो इससे क्या करेंगी आप? तो बाल बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे, कॉपी किताब लेंगे, घर में खाना अच्छा बच्चा से बनाएंगे, बढ़िया से कपड़ा लता उनको बाल बच्चा के पहना के भेजेंगे। और जो बीमार होगा बीमार में, ऐसे मतलब कि हम लोग किसी से कर्ज लेते थे और अब ऐसा कर्ज नहीं लेते। आपने कर्ज लिया? किस रेट पे लिया आपने? 1 रुपये लेते। हम लोग जीविका से जुट के 1 रुपये लेते थे, 1 रुपये सैकड़ा जीविका में हम लोग जुटे थे। और आप बताइए थोड़ा अपने बारे में।
ये भैया कि हमने मैंने दीदी कहे कि आप लोग सीखिएगा तो मैंने अपना किराया खुद दीजिएगा। तो हमने एक टाइम क्या करते थे कि हमने खेतों में काम करते थे और 60 रुपया सब दीदी मिला के हमने महीना देते थे। मेरा नाम है रूना देवी। मैं पुनपुन से आए हैं पटना जिला। मैं घर है पैमार घाट। मैं हमको यह निवेदन है कि हम लोग तो नरेगा में काम करते हैं। नरेगा में काम करते हैं, एक टाइम काम करते हैं। आप लोग 9 बजे जाते हैं, 12 बजे छुट्टी होते हैं। हम लोग काम करके हम लोग बैंड सीखे भैया, अपना मजदूरी करके हम लोग बैंड सीखे हम तो अब रोजगार करें। नरेगा में तो ये होता है कि हम लोग के खाता पर पैसा आता है, मुखिया सरपंच होता है, हम तो लोग के तो उतना नहीं, हम तो अंगूठा छाप हैं। सॉरी, अंगूठा छाप? अंगूठा तो पढ़े लिखे नहीं हम लोग हैं, अनपढ़ गवार हैं, तो अंगूठे छाप नहीं भैया। और पढ़े लिखे रहते हैं तो कुछ हम लोग लड़ते हैं अधिकारी के लिए कि हमको रोजगार में मैंने पैसा या अकाउंट में और दूसरा कोई निकाल लेता है। हम लोग तो इतना नहीं जानते। कहता है कि आप लोग जे दिन काम किए ये दिन के मजदूरी मिलेगा। आप सब मनरेगा में मजदूरी करती हैं? हाँ भैया, हम लोग मजदूरी अभी कर रहे हैं। मजदूरी हम लोग अभी करें मजदूरी, कहूँ भी जाए। अभी मोबाइल फोन से करवा रहे हैं, इससे फायदा है नुकसान है? ये जो मोबाइल फोन से रजिस्ट्री कराते हैं। हाँ, तो आप लोग हम लोग तो नरेगा में काम करते हैं तो 3 महीना काम करते हैं। जे दिन अब 5 दिन कमाए तो 5 दिन की मजदूरी मिलता है। आप बेसी रहता है तो नहीं काम करते हैं तो ऊपर में पैसा भेजता है, तू निकाल के रख लेता है। आप लोग को तो यह निवेदन है कि हम लोग के सुधा वर्गीय के महिला है, आप लोग हम लोग के आगे मुहे हम लोग की निवेदन है कि हम लोग आगे मुहे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हेल्प चाहिए? आप लोग हेल्प चाहिएगा तो हम लोग आओ आगे बढ़ जाएंगे। आप आ सकते हैं, हम लोग कुछ बनाए। हम लोग को तो सोचे है कि हम बच्चा कुछ आगे बढ़े। हम लोग नहीं सोचते हैं कि इतना मैटी के बीए करके रह जाए घरे बैठल, कहना तो बीए करके बकरी चरावता है वही हाल है हम लोग के बच्चा के। तो हम लोग का बाल बच्चा तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी प्लीज अपने अपने जगह पे बैठ जाए। भैया आप भी अपने जगह पे बैठ जाएं। और ठीक है दीदी, अगली हमारी एक और साथी हैं जो कि अपनी कहानी सुनाएंगी। वो बस उनकी कहानी नहीं है, वो पूरे बिहार की महिला की कहानी है। ठीक है, तो हमारे साथ जीविका की एक दीदी हैं सरिता जी, प्लीज आइए। धन्यवाद। आपका सबसे भारी यहाँ उपस्थित भैया और सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमान जिला से यहाँ पधारी हूँ और सीएम पद पे काम करती हूँ। मैं जीविका में काम करती हूँ और मेरा स्थिति, मेरे घर के लोग रोजगार करते थे, इसीलिए मैं जीविका में जुड़ी। और जीविका में जुड़ने पर हमको मिला, पहले लगा कि अर्ध सरकारी है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। लेकिन हम लोग 150 रुपये पर काम करते हैं इसमें। हम मंत्री जी से हम सोच रहे हैं भैया हमको इसको आगे बढ़ावा दें कि मेरा पैसा बढ़े, यही हमें उम्मीद है। लेकिन हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम जीविका में काम करते हैं और मेरे गरीबी के कारण इस जीविका में है। और हम लोगों को ब्लॉक का जितना भी काम है हम लोग से ही करवाया जाता है। हम यही चाहते हैं कि हम काम करें, उसका पैसा मिले। यही भैया से हमको उम्मीद है कि हमारे सभी कैडरों को पहचान पत्र मिले और नियुक्ति पत्र मिले, यही चाहिए हमको। और सभी कैडरों को अवकाश मिले, महिलाओं को अवकाश मिले, मातृ अवकाश मिले, महिलाओं को मातृ अवकाश मिले। और मुझे डेथ क्लेम 5 लाख रुपया और डेथ क्लेम 5 लाख रुपया मिले और मेडिकल क्लेम 2 लाख मिले। यही भैया से आग्रह है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम शराबबंदी पर काम किए, वृक्षारोपण पर किए, ब्लॉक का जितना काम भी आता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को जितना खर्च करते हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। यही हम चाहते हैं कि हम जी। राहुल जी, आपका अगर कोई सवाल है तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। आपने
बिहार में जीविका की क्या हालत है आपने वो बताई है। कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत हाँ, है। हम लोग जीविका में काम कर रहे और महिलाओं से मिलेंगे। बहुत जीविका में काम करने के लिए बहुत हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ा। हम लोग कभी जाते थे जीविका का काम करने के लिए तो लोग बोल रहा था कि ये घर घर झोला लेकर भीख मांगने जा रही हैं। लेकिन हम लोग जीविका का काम किए, सोचे कि चले आगे बढ़ेगा, लेकिन हम SJ दीदी को आगे बढ़ाए, लेकिन अपने लिए तो आगे नहीं बढ़े। यही हमारा भैया से निवेदन है कि हम लोग के आगे बढ़ाएं और हमको सहयोग करें कि हम लोग का मानदेय बढ़े। हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2,500 रुपए देने की सोच है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे, और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए कैसे, क्या मुश्किल क्या होती है? यही पैसे की कमी होती है? हमारा आमदनी ज़्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3,000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपये पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? इसके लिए हम जीविका में जुड़े। तो इस 2,500 से आपका काफी फायदा होगा? हाँ, फायदा कुछ मतलब होगा, इसलिए कि मतलब लड़के की पढ़ाई लिखाई में तो कुछ सहयोग होगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी स्कूल है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है? नहीं, फायदा कहाँ है? नहीं, हिंदी में फायदा है। हाँ, हिंदी ही पढ़ते हैं, फायदा पढ़ाई उस तरह का होगा तब ना फायदा होगा। मगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखें या ना? अंग्रेजी सीखें, सीखना चाहिए, तभी ना आगे बढ़ेंगे। सीखना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि मतलब कहीं उससे क्या फायदा होगा? उससे यही फायदा हो कि कहीं बाहर में जाएंगे, कंप्यूटर में हर चीज में तो अंग्रेजी का अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी का फायदा होगा। जी। दूसरे देश में जाएंगे कभी तो फायदा होगा। जी। ठीक है, ठीक है, मैं अपने वाले को विनम्र देती हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। धन्यवाद। जो पूरी कहानी थी ना, तो भले जुबान एक की है, लेकिन वो हजारों लाखों महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनकी संघर्ष है, कहानियां है कि उनको किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उनको जीविका बना के उनका अलग तरह से शोषण हो रहा है बिहार में। हम समझते हैं कि AC को बंद किया गया है और हम एक लंबी संघर्ष करते यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा संघर्ष और कर लेते हैं। हमारे सामने हमारे नेता खड़े हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ये महिलाएं जो बैठी हैं वो कितने संघर्ष से आई है यहाँ पे, और उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं। जो दूसरी नेक्स्ट जो हमारी साथी हैं, जो अपनी कहानी आपके साथ और हम सभी महिलाओं के साथ साझा करेंगी, वो हैं सुधा देवी, जो कि मनरेगा का काम करती हैं, मनरेगा की सच्चाई बताएंगी। नमस्ते। सबसे पहले हम लोग के जो यहाँ महिला लोग के जो यहाँ लाने में हम लोग के भागीदारी लिए हैं राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और मैं वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JBSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला। किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है, और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से,
तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन के हाजिरी बनता है और हाजिरी पर पेमेंट होता है और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारी एक मीटिंग होती है जो लोकसभा में एमपीज होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में अमेठी ये रायबरेली में मैंने बात उठाई थी, क्योंकि मनरेगा में काफी प्रॉब्लम आती है, ये लोकेशन की काफी प्रॉब्लम आ रही है और ये जो मोबाइल फोन में मतलब भरना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। मगर वहां पे वो कह रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मुझे ज्यादा लगता है वो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार नहीं बनता है तो 2 बार भी साइड पर जाना पड़ता है, महिलाओं को दौड़ना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बच्चों की शिक्षा में, महंगाई में? सबसे महंगाई में भी है, महंगाई में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो अथी तो है, प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम दूर कब होगा पता ना हम लोग के। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि लग रहा है, तो है। लोग हैं वो बस उनकी दौलत बढ़ती जा रही है और आम जो जनता है वो गरीब होती जा रही है। हाँ, वो तो है। हाँ, कंपनी मतलब कि जो उनका कंपनी चल रहा है, जैसे अदानी अंबानी हो गया, उनको मोबाइल अभी जैसे ऑनलाइन अथी हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मोबाइल तो उनको बिक्री चल ही रहा था। हाँ। लेकिन मजदूर के तो बेरोजगार जहाँ था वहीं था। ये तो है। आपके पति हैं? हाँ है। क्या करते हैं वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। तो अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता पेमेंट, वो भी तो बढ़ रही है। बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है रोज। और कुछ क्या, हमें ये जो माँ बहन, आपने कहा कि मनरेगा को बढ़ाना चाहिए, और क्या करना चाहिए सरकार को करना चाहिए कि ऑनलाइन जो हाजिरी है वो सिस्टम का बंद करना चाहिए और आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो खत्म करना चाहिए, कि पेमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा है। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस्ड पेमेंट जब से हुआ है तब से मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। और कोई समस्या? और कोई समस्या तो है, ये समस्या हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगी? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2500 मिलेगा तो और मदद मिलेगा, हम लोग के फायदा होगा और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। आपने मनरेगा की जो कहानी है वो हमारे नेता, हमारे दोस्त के सामने रखी। हम अगली जो हमारी साथी हैं वो सुषमा जी हैं। प्लीज सुषमा जी आए और अपने बातों को रखिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारा सुषमा देवी नाम है, गोदावरी गया रहते हैं, गोदावरी रोड गया। गाय ने हम काम करते ही 1200 रुपया महीना मिलता है, 2 टाइम 1200 रुपया मिलता है, 2 टाइम काम करता है। उतना ने हाँ उतना महीना उतना गुजरना ही चलता है, एकदम गरीब ही है। 3 बेटा था तो एक बेटा मैजला गुजर गया। तो ये जो हम 2500 रुपए हर महिला को देंगे महीने का, इससे आप क्या करेंगी? देगा तो गरीब के कुछ सहारा हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे आगे बढ़े ना पड़ रही। एक बड़ा बेटा है ताला, माइक पे बोलो सुनाई। मैजला बेटा ऐसे गुजर गया और छोटा बेटा ही मजूरा ने काम करता है। कभी कितने साल का है वो? हाँ, कोई कभी नेबर ने करता है, मिस्त्री जोड़े ईटा बाटलू ढोबा है।
कभी होता है कभी नहीं होता है, तब नहीं पेट चल रहा है, एकदम गरीब ही। और आपके पति कहाँ है? पति नहीं है, नहीं। पति के मरला 20 साल हो गया। अच्छा। हाँ, कैसे? बाल बच्चा पूरे मरे, कुछ बीमारी था, गरीब था, कुछ दिखावे के पैसा नहीं था, वो वजह से चल गया। अब मेजला बेटा छाड़ने काम करता, वो रोज धूप ने काम करे, कुछ बीमार पड़े तो वो बेचारा 2 साल 2.5 साल हुआ गुजार गया। छोटा छोटा 3 गो बच्चा था। हाँ, तो अब हमरो समंग नहीं चल रहा, 2 घर करते थे, 1 घर छोड़ दिया, 1 घर करते थे, अपना ने पेट नहीं भर रहा है। तो कुछ सरकार तरफ से मिल जेता तक हमरो सहारा हो जेतो बाल बच्चा के। ठीक है, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। बट माइक, उनको माइक में बोलना चाहिए, क्योंकि वो माइक में नहीं बोल रही, सुनाई नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अब जो हमारी एक और साथी हैं जो कि एक स्लम एरिया से आती हैं और वो अपनी कहानी बताना चाहती है कि जो बिहार का जो स्लम एरिया में एक जो महिला की ज़िंदगी वो कैसे गुजर रही है। हेलो, मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोक है, नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं, अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ और मैं इतना वहाँ धरना दी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है, चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ, फायदा हुआ, कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीनें थी। सरकारी जमीन थी? हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और इससे फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं, या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही, क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना, वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं, काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा, अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी, घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके, और भाषण तो बहुत अच्छा देती है। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूं और लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीतिक होती क्या है। क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है, समय की थोड़ी बोलो, खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था और आपके पास समय नहीं है, इसीलिए ना। नहीं, समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी स्लम एरिया में,
और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब मेरा नाम पैड गर्ल है। लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें IAS जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे। तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफ़ी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगी और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे मिली थी। मेरी मतलब था कि हम आपसे बात करें, लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रिया। आपकी कहानी मतलब बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। वो लड़कियां जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं, तो ये बताता है कि हम महिलाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए, क्यों अपने हक पर हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आपने बिहार से तमाम महिलाओं की कहानी सुनी, संघर्ष को सुना। सर, अब हम चाहते हैं कि आप इस पे क्या राय देंगे, क्या कहना चाहते हैं बिहार की स्थिति पे, महिलाओं की स्थिति पे, तो प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं। बहुत बहुत समाज को महिलाएं चलाती हैं और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते हैं। ये सही है, गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं। आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो। और फायदा अदानी, अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता। आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है, नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है।
10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि दो देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। और हमारी सोच है कि महिला की जो सोच होती है वो दूर की सोच होती है, दूरदृष्टि की सोच होती है। आप लोग आज की नहीं सोचते हो, आप लोग कल की सोचते हो, आप लोग अपने बच्चों की सोचते हो। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है देश के लिए और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिले और इसके लिए मैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से लगे हुए हैं। आपने मनरेगा की बात की और आपने बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी से फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है, मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। आप सब यहां आए और इतनी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो महिलाओं ने अपनी बात यहां रखी और बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ रखी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थोड़ा देर वहां पे वेट कर लीजिए। नहीं, वो तो हम बढ़ाएंगे। आ जाओ, गिर मत जाना। बैठिए, मिलने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका। अभी ये फोटो हम लोग भी तो सुनेंगे। आप सभी की बात सुनेंगे। कोई तरीका नहीं है, सुनिए कोई तरीका।
स्वागत सभी का। सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, सबसे मिलेंगे, सबसे बात होगी, सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, सब लोग बैठ। बढ़ती अगली खबर की ओर। बिजली चोरी मामले में सपा सांसद बर्क को कोर्ट से राहत। यूपी के संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद जौहर रहमान बर्ग को बिजली चोरी के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एसपी सांसद जौहर रहमान बर्ग पर बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बिल की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सांसद जौहर रहमान के घर बिजली कनेक्शन बहाल करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माने को अवैध बताते हुए अपील बनाए रखने के लिए 6 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिजली निगम को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। यह आदेश एक याचिका पर दिया गया है जिसमें सांसद ने बिजली कनेक्शन बहाली की मांग की थी। बढ़ती खबर क्या, तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे आरजेडी नेता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात सड़क हादसे का शिकार होते होते बचे। तेजस्वी के काफिले में बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कई सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। आरन फारन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेजस्वी यादव ने बताया कि घटना मात्र उनसे 5 फीट की दूरी पर हुई है। इस हादसे के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लापरवाही के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि दुर्घटना होती रहती है, लेकिन दुर्घटना जो आज हुई है उसमें साफ लापरवाही हुई है। उस पर एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा कि आए दिन एक्सीडेंट होता है। इस देश में सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से ही मरते हैं। इस घटना में कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ती अगली खबर क्या, भारत की सबसे लंबी सुरंग T50 से गुजरी वंदे भारत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया सफर। पीएम मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। यह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच पहली सीधी रेल सेवा है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो वंदे भारत ट्रेन में सफर करते नजर आ रहे हैं जो T50 सुरंग से गुजरती नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि T50 भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। बता दें कि T50 भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। खारी और सुंबर के बीच स्थित यह सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी। रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। कोई मूवमेंट नहीं
संभल में सड़कों पर नहीं अदा की गई नमाज, बोले सीओ अनुज चौधरी। देश भर में धूमधाम से ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूपी के संभल जिले के चंदौसी में सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह करीब 6 बजे छोटी ईदगाह में नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन इस बीच भीड़ इतनी अधिक हो गई कि कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर तक आ गए। सीओ अनुज चौधरी ने के अनुसार बड़ी ईदगाह पर सुबह 7 बजे नमाज अदा की जा रही थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो लोग छोटी ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ पाए हैं वे बड़ी ईदगाह जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। बता दें कि प्रशासन की तत्परता के चलते किसी भी व्यक्ति ने सड़क पर नमाज अदा नहीं की। नमाज 2 ईदगाह हैं, चंदौसी में और नरोली में है, और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। क्या व्यवस्थाएं कैसे संपन्न की जाती है? व्यवस्था है तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह पे हुई वो भी बाउंड्री के 4 दीवारी के अंदर हुई है। कहीं कोई सड़क पर तो नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई है, ना कोई इस तरह की सूचना। बाकी नमाज सब संपन्न कर दी है। बिल्कुल, आप देख रहे हो सफल संपन्न। बढ़ती खबर क्या, जर्मनी के पूर्व राजदूत ने की भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की तारीफ। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत बुद्जेलबर्ग ने कहा है, यह हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता का एक अद्भुत प्रतीक है कि भारत के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाला ऐसा प्रतिनिधिमंडल जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि शामिल हैं यहाँ है। एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिनिधिमंडल। हमें उनकी बातें सुनकर और उनके साथ अपने विचार साझा करके खुशी हो रही है। मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि 22 अप्रैल को हुए इस भयानक और जघन्य हमले के बाद वे हमें स्थिति समझाने के लिए यहाँ आए। मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let me first to say many thanks to Ambassador Gupta for this very warm welcome and also his kind introduction. I feel almost at home here. It's home ground for me, and therefore, of course, I'm extremely happy that I can also interact with this delegation here. I think it is a wonderful symbol for the growing friendship between our two countries, that such a delegation which reflects the values of India and what Ambassador Gupta said, you know, it is a delegation composed of representatives of the Lok Sabha, of the Rajya Sabha. It's an all-party delegation, you know. In other words, it's a fully democratic delegation, and therefore we are particularly pleased, of course, to listen to them and to share our thoughts with them. And I find it very important that after this horrendous and heinous crime of this attack on 22nd April, you know, they come here in order to explain the situation to us. I think that is very important. बढ़ती हुई खबर क्या, ईद उल अजहा के मद्देनजर चेकिंग और पुलिस की गश्त। ईद उल अजहा से पहले राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा सामान्य गश्त अभियान के तहत वाहनों की जांच जारी है। एडीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने बताया है कि रात 9 बजे से 12 बजे तक गश्त चल रही है। होटल और गेस्ट हाउस की भी चेकिंग की जा रही है। यहाँ चेकिंग के लिए भारी पिकेटिंग लगी हुई है और बाकी डिपार्टमेंट के साथ ट्रैफिक का टाई अप किया गया है। वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। आज के लिए सब शांतिपूर्ण रहेगा। आज रात 9 बजे से 12 बजे तक जनरल गश्त चल रही है और इसमें जो रेगुलर हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं इनको राउंड अप भी किया जा रहा है। इसके अलावा होटल्स और गेस्ट हाउसेस की भी चेकिंग चल रही है और मेजर रोड्स पे हेवी पिकेट्स भी लगाई गई हैं व्हीक्यूलर ट्रैफिक को चेक करने के लिए। बकरीद है, हम सुबह गश्त कर रही है, तो किस तरीके से मूवमेंट रहेगा कल का पूरा दिन? कल रेगुलर अरेंजमेंट लगा है और बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलेगा और आज जनरल गश्त चल रही है शाम 9 बजे से रात 12 बजे तक। बिल्कुल शांति। खबर क्यों, लापरवाही न बरते, खतरनाक हो रहा है कोरोना वायरस। देश भर में कोरोना महामारी फिर पांव पसार रही है। इसे अनदेखा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यह उतनी ही खतरनाक है जितना पहले थी। भले ही अपने वैक्सीनेशन करा लिया हो, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सतर्क रहे और कोरोना गाइडलाइन का जितना हो सके पालन करें। देश भर में यह खतरनाक वायरस फिर से उठ रहा है। पिछले 24 घंटे में ही इससे 4 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 5000 से अधिक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों को भी खास दिशा निर्देश जारी किए गए। बढ़ती खबर क्यों, चुनाव और अंजी पुल के उद्घाटन पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया।
चिनाब और अंजी पुल के उद्घाटन पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम मोदी ने वह काम पूरा किया है जो आजादी से पहले कोई नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर को रेलवे लाइन का बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की 2 घाटियां आपस में जुड़ेंगी। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज अपने आप में एक अत्याधुनिक संरचना है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में भारत ने ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, आज प्रमोशन जम्मू कश्मीर की हुई है, जो पिछले कई वर्षों में, मैं तो ये कहूंगा पिछले 78 वर्ष तो आजादी के तो है ही, उससे पहले भी अंग्रेज भी नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात रेलवे लाइन की दी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आम नागरिक को आने जाने का बल मिलेगा, 2 घाटियों को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का अवसर मिलेगा और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो चिनाब नदी पे बना है वो अपने में एक स्टेट ऑफ आर्ट, एक देखने के लिए ऐसा जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि आज भारत में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो लंबी सुरंग है वो हो, सबसे ऊंचा पुल हो, सबसे ऊंची प्रतिमा हो और सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाने की बात हो। आज हमारा भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और ये नई भारत की बुलंद तस्वीर देखने को मिल रही है जो नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में हुआ है। अगली खबर, गुजरात कांग्रेस कमेटी की महासचिव राजेश सोनी गिरफ्तार। गुजरात कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेश सोनी को ऑपरेशन सिंदूर पर उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट पर शिकायत के बाद गांधीनगर साइबर अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूरे राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। साइबर अपराध उप निरीक्षक की शिकायत के अनुसार सोनी ने अपने फेसबुक पेज पर ऑपरेशन सिंदूर, राफेल सौदे और अन्य संवेदनशील मामलों से संबंधित वीडियो और तस्वीरें साझा की थी। सोनी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक बयान भी शामिल है जिसमें लिखा है कि विशेष ध्यान दें कि सैनिकों को इसका श्रेय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई है जिसके कैप्शन में लिखा था कि 22 वर्षीय अग्निवीर नौजवान को रिटायर हो जाना चाहिए या घर चले जाना चाहिए, लेकिन 73 वर्षीय एक व्यक्ति एक और अवसर की मांग कर रहा है। बढ़ती खबर क्यों, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में करेंगे वापसी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा। विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने यह फैसला इंग्लैंड दौरे से पहले लिया था। विराट के इस फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का मानना है कि अगर भारतीय टेस्ट टीम को इंग्लैंड में करारी हार का सामना करना पड़ता है तो विराट कोहली फिर से इस फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कप्तान चयनकर्ता और फैंस ऐसा चाहेंगे तो वह वापसी कर सकता है। उसे अभी भी टेस्ट क्रिकेट से प्यार है। उसके शब्दों में टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी जुनून झलकता है। आईपीएल में आरसीबी ने 18 सालों में पहली ट्रॉफी जीती है। इस जीत के बाद विराट ने आईपीएल को टेस्ट क्रिकेट से 5 स्तर नीचे रखा था। बढ़ती खबर क्यों, 3 महीने बाद ही बीजेपी भूल गई अपने वादे। आपने सीएम रेखा गुप्ता पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली की सत्ता पाने के 3 महीने बाद ही भाजपा के कई दावों की पोल खुल चुकी है। आपने कहा कि बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा बनाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद ही महल में रहने जा रही हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमले किए। आप नेता अनिल झा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सीएम रेखा गुप्ता को 2 आलीशान बंगले आवंटित किए गए। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अंत्योदय पर काम करेंगे, तो काम दिल्ली पर अंत्योदय का हो क्या रहा है? झुग्गियां तोड़ दी जा रही हैं। जो रेहड़ी पटरी ठेला रेला वाले जो बेचारे दिन में 300-400 रुपया कमा रहे हैं उसको उजाड़ करके फेंका जा रहा है। मैं लाजपत नगर परसों गया, एक भी बेचारे जो जुराब बेचते थे, जो तोलिया बेचते थे, जो रुमाले बेचते थे, जो क्या कहते हैं शकरकंदी वगैरह का काम करते थे, छल्ली का काम करते थे, जलजीरे का काम करते थे, वो सारी पटरियां उजाड़ के फेंक दी गई। यही सरोजनी नगर में हुआ, यही जंगपुरा में हो रहा है, यही पूरी दिल्ली के अंदर तबाही मच रही है। उसको लेकर के चिंता नहीं। हम क्या समझे, ये सरकार गरीबों की सरकार है क्या? ये गरीबों के विरुद्ध एक षड्यंत्र और एक संगठित गिरोह काम कर रहा है ये। और मुझे लग रहा है ये जो माया महल बन रहा है, ये इस माया महल में इस संगठित गिरोह पूरी दिल्ली को तबाह करने का षड्यंत्र बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विद्वान विचारक जो दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में बैठ करके
अपनी मुख्यमंत्री के लिए 30 कमरों का महल जो तैयार कर रहे हैं, जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आज से 7 महीने पहले 8 महीने पहले बोलते थे कि जी इतना खर्चा करने की आवश्यकता क्या थी, इतना कैसा क्या था, तो ठीक है ना जी। तो पहले से जो अलॉटेड जो मुख्यमंत्री के आवास थे आप रह लेते उसमें, इतना खर्चा करने की अब क्या जरूरत थी। अब फिर दोबारा नए तरीके से उन सब पर खर्चा होगा और खर्चे हो भी रहे हैं। हमारे इस बात की पुख्ता जानकारी है, जिस प्रकार से उस माया महल को बनाने का जो एक जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, तो अब हमारे को भी वॉच रखने की आवश्यकता है। हम भी वॉच रखेंगे कि आपने जिस प्रकार से आरोप लगाए, अब आपकी बारी आ रही है तो आपके आरोप कहां गए। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, सरकार के पैसों का जो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है सिक्योरिटी के नाम पर या गाड़ियों के काफिले के नाम पर, या दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के मध्य वर्गीय लोगों का और दिल्ली के उच्च श्रेणी के लोगों जो अपने टैक्सेस का पैसा देते हैं, उनका पैसा है। और मुझे लगता है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब माया महल में कैसे दिल्ली चलेगी अब हम इसको देखते हैं, और हम इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। आपके सादा जीवन, उच्च विचार, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतिम श्रेणी, इस तरह के जो भाषण हैं, इस भाषणों से परे जाकर के मैं दिल्ली की सरकार से आग्रह करूंगा, जो उसको चला रहे हैं जो लोग, और ऐसे इनके मंत्री हैं, इनके मंत्रियों की स्थितियां देख लीजिए, वो किस लग्जरी तरीके से चलते हैं। वो सिरसा साहब को देख लीजिए, उनको पता नहीं कौन सा थ्रेट है, उनको आज तक हमको नहीं पता चला। उनके साथ जो है, हम भी हवाई जहाज में जा रहे थे तो हम सबको एक तरफ धक्का मार के कर दिया, सिरसा साहब को अकेले ले गए सिक्योरिटी वाले। मैंने इनको कहा बात का खतरा है जी, इतनी ह्यूज सिक्योरिटीज है उनके पास। ये सब सत्ता की हनक है और कुछ नहीं है, और गरीबों की चिंता नहीं है। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच